दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10th का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और उसके जो दो लॉज थे वो स्फेरिकल मिरर्स, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जो जो कि है कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, और उनकी इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये हमने दोस्तों से पढ़ा है रिफ्लेक्शन में। अब आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बैंड होती है। जहां पे मीडियम चेंज होता है तो वहां से लाइट बैंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो दोस्तों इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ हमने दो मीडियम ले रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। तो जो इसको सेपरेट करता है उस लाइन को या उस प्लेन को बोलते हैं इंटरफेस। तो ये होगा इसका इंटरफेस। अब जैसे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, दो मीडियम को अलग कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेस। तो जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन निकल जाती है यहाँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रखा है तो यहाँ से जो लाइट आई थी ये थोड़ी सी बैंड हो गई, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो दोस्तों इसी फिनोमेना का हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो जो ये वाला एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये वाला एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे I is not equal to R। I का दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोस्तों है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल दोस्तों आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। अब जैसे ही कोई हम वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिप करते हैं, मान लो हमने एक स्टिक को डिप किया तो जो स्टिक स्टेट होती है वो हमें स्ट्रेट ना दिख के थोड़ी सी बैंड दिखती है जहां से वो वाटर के अंदर एंट्री करती है। मान लो ये वाटर है तो जो स्टिक स्टेट थी लेकिन वाटर के अंदर एंटर करते ही हमें थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। दोस्तों जैसे हमने रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, उसमें दो लॉ कौन से थे। फर्स्ट लॉ था उसमें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और सेकंड लॉ में क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी दो लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंटरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इंटरफेस के ऊपर, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंटरफेस, ऑल these three lie in the same plane। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रेशियो है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल वो एक कांस्टेंट होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल होगा और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, जो इन दोनों का रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा दोस्तों। और ये कांस्टेंट हमें क्या देता है, ये कांस्टेंट हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दोस्तों जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो किसका देता है, वो देता है सेकंड मीडियम का, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है जिसमें कि लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो हमें सेकंड मीडियम का मिलेगा। और दोस्तों इसी जो रिफ्रैक्शन का ये लॉ है इसी का नाम है स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अभी हमने जैसे स्नेल्स लॉ पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो साइन जो रेशियो है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल का और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का, वो हमें क्या देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तो दोस्तों उसको डिफाइन करने का तरीका वो वाला है इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल को लेके।
जो इसका दूसरा मेथड है दोस्तों डिफाइन करने का, वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो स्पीड ऑफ लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें हो जाएगा दो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं दो डिफरेंट मीडियम्स, ये मान लो मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। तो जैसे कोई रे ऑफ लाइट इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम हमारा चेंज हो रखा है। तो दोस्तों जो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थी और जो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट है। पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम कहां होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम कहां होती है, वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होती है दोस्तों। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो ये वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है लाइट की, और ये कहां होती है, होती है वैक्यूम के अंदर। तो दोस्तों एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट लगभग इसके बराबर ही होती है, इससे थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे ही लाइट किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इस वैल्यू से लेस हो जाएगी दोस्तों। तो स्पीड ऑफ लाइट से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे दो मीडियम लिए हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दोस्तों जो लाइट का ये वाला रेशियो है, जो स्पीड ऑफ लाइट का जो ये रेशियो है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है n21, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमें एक्सप्रेशन है हमें क्या दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो दोस्तों जो ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, ये हमें क्या दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसी तरह से दोस्तों अगर लाइट हमारे मीडियम सेकंड से मीडियम फर्स्ट में एंटर कर रही है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें मिलेगा वो किस मीडियम का मिलेगा, वो हमें मीडियम फर्स्ट का मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उसके एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो दोस्तों जो स्पीड ऑफ लाइट का ये वाला रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ये हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, कौन से मीडियम का, मीडियम फर्स्ट का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n12। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। दोस्तों जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम दो टर्म का यूज करते हैं, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है किन्हीं दो मीडियम के बीच का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी दोस्तों जो हमने पीछे क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, तो जो ये वाला स्पीड का रेशियो है ये हमें देता है n21। तो दोस्तों जो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों मीडियम है ये क्या है, ये दोनों ही मीडियम वैक्यूम से अलग है, या हम कह सकते हैं एयर से अलग है। इसमें दोस्तों कोई भी मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, ये दोस्तों एयर और वैक्यूम नहीं है। दोस्तों जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें एयर और वैक्यूम कोई भी मीडियम नहीं होगा। तो दोस्तों जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक मीडियम तो होगा एयर या वैक्यूम, और जो दूसरा मीडियम होगा वो कोई डिफरेंट मीडियम होगा। तो जब उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे बस केवल nm मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो दोस्तों ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो है वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में। जब किसी भी मटेरियल का या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
लेकिन जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों अब हम देखेंगे डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करती है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो किस तरह बैंड होती है, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किस तरह से वो बैंड होती है। देखिए दोस्तों उससे पहले हम डेंसर और रेयर का मीनिंग समझते हैं। डेंसर और रेयर यहाँ पे जो है वो उसकी मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है डिपेंड स्पीड ऑफ लाइट पे। इस स्पीड ऑफ लाइट पे, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उस मीडियम के अंदर डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। दोस्तों डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम समझने के लिए हमने यहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम ले लिए हैं, एक है मीडियम फर्स्ट, एक है मीडियम सेकंड। अब दोस्तों इन मीडियम के अंदर हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं। मान लो एक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है v1 और दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है v2। तो अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, मींस जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम फर्स्ट में ज्यादा है और मीडियम सेकंड में कम है, तो इस केस में हम बोल लेंगे कि जो मीडियम सेकंड है वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो मीडियम 2 है वो हो जाएगा डेंसर और जो मीडियम फर्स्ट है वो हो जाएगा रेयर। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरी मीडियम से कम होगा। तो दोस्तों जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो किस तरह बेंड होगी, वो होगी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दोस्तों ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो दोस्तों जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर इसको स्ट्रेट निकलना था तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेगी। तो दोस्तों जो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहीं इसकी बात करें तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये हमने ले लिया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसका हमें अपर फेस केवल दिखाई दे रहा है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एयर जो है वो रेयर मीडियम हो जाएगा और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये रे आई है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो उसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो इस वाले रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो जो ये रे ऑफ लाइट थी सीधी की सीधी स्ट्रेट लाइन में निकल जाती, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि ये ग्लास स्लैब हमने रख दी है तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया और ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। तो इस वाली रे को हम बोल लेंगे इंसिडेंट रे और यहाँ से जो इसके अंदर इसने एंट्री करी है इसको हम बोल लेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब दोस्तों जो इंसिडेंट रे यहाँ पे इससे ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम दोबारा से चेंज हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो यहाँ अगेन रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अब की बार जो लाइट होगी वो किस तरह बेंड करेगी, वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोस्तों जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम एमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, एमर्जेंट रे भी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो दोस्तों स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने से पहले हम लेंसेज को देखते हैं, लेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों लेंस क्या होता है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म से लेंस। तो लेंस के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के कम से कम एक या दोनों सरफेस क्या होने चाहिए, स्फेरिकल होने चाहिए। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे दोस्तों मान लो ये है, एक इसकी शेप ऐसी है, ये मान लो ग्लास है, ये मटेरियल मान लो ग्लास है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। तो ये मान लिया हमने ग्लास है, तो इस ग्लास में जो एक साइड का सरफेस है वो क्या है, वो स्फेरिकल सरफेस, लेकिन जो दूसरी साइड का सरफेस है वो क्या दोस्तों, प्लेन सरफेस है। तो
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एक लेंस बोलेंगे। इसी तरह दोस्तों इसकी शेप ऐसे भी हो सकती थी, एक साइड से स्फेरिकल शेप है लेकिन दूसरी साइड से प्लेन है। इसी तरह से दोस्तों इसकी शेप ऐसे भी हो सकती थी, जिसमें क्या हो जाएगा, बोथ साइड से क्या है, ये स्फेरिकल शेप है। इसी तरह से इसकी शेप ऐसे भी हो सकती थी। तो दोस्तों इनकी शेप के अनुसार ही हम इनको नाम देते हैं। जो लेंस जो सेंटर से थिक हो और बाउंड्री से थिन हो तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। जो लेंस दोस्तों सेंटर से थिन हो और बाउंड्री से थिकर होता जा रहा है तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कनकेव लेंस। और दोस्तों एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एक सरफेस तो बिल्कुल प्लेन है और जो दूसरा सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व है या स्फेरिकल है, और जो स्फेरिकल सरफेस है किसकी शेप का, ये कन्वेक्स लेंस की शेप का, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी एक शेप जो स्फेरिकल है और एक शेप है प्लेन। इसी तरह से दोस्तों इसकी भी ऐसे ही है, एक शेप है इसकी प्लेन और एक शेप है इसकी स्फेरिकल, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कनकेव लेंस, क्योंकि जिसका हाफ पार्ट है वो है कनकेव लेंस का पार्ट, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कनकेव लेंस। दोस्तों यहाँ जो हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो दोस्तों जो ये कन्वेक्स लेंस है इसमें जो ये लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं O से। अब जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था उसी प्रकार से इसका भी एक फोकस होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, एक फोकस लेफ्ट की साइड होगा, एक फोकस राइट की साइड होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की साइड होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की साइड होगा, क्योंकि अब की बार जो स्फेरिकल शेप है ये बोथ साइड से अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म करेगी। तो जो ये वाली शेप है इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये पॉइंट सी। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके लिए हम इनके नाम दे देते हैं C1 एंड C2। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों C2 और ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 दोस्तों। तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ, और जो दोस्तों ये वाली डिस्टेंस है ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो दोस्तों लेंस की ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाए उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों कनकेव लेंस में भी हम इसी तरह से इनकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस शो कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था लेंसेज में भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। दोस्तों इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस लेंगे, उसके हिसाब से हम उनकी इमेज देखेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जब कोई पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और वो होता है फोकस। तो इसलिए जो ये कन्वेक्स लेंस है इसका एक नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह दोस्तों जो कनकेव लेंस होता है उसके ऊपर अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो सभी रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। दोस्तों जैसा कि हम इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये रेज ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो कहां से बेंड हो रही है दोस्तों हमने इसमें दिखा रखा है कि जो ये लाइट है सेंटर से बेंड हो रही है, लेकिन असल में दोस्तों ये सेंटर से बेंड नहीं होती। जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सी ये बेंड होती है अंदर की तरफ, क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है। यहाँ से दोस्तों अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगेन होता है जब लाइट
ग्लास से एयर में एंटर करती है तो यहाँ पे फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से लाइट यहाँ फोकस पे मीट करते हैं, क्योंकि जो ये इसकी शेप होती है सिमेट्रिकल शेप है, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे है यहाँ फोकस पे मीट करती है। लेकिन दोस्तों हम अपने डायग्राम को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए हम ये वाला इसमें पोर्शन हम ड्रॉ नहीं करते, तो इसमें हम सीधा स्ट्रेट ऐसे डायग्राम दिखा देते हैं जिससे कि हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखे। तो दोस्तों इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, इसमें हम पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे, उसके हिसाब से इमेज की जो पोजीशन होगी उसको स्टडी करेंगे। इमेज की पोजीशन को स्टडी करेंगे, साथ में रिलेटिव साइज ऑफ इमेज को स्टडी करेंगे कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उसके साथ नेचर ऑफ इमेज को देखेंगे कि वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसके लिए दोस्तों जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी, वो होगी फोकस पे फॉर्म, क्योंकि सारी की सारी रेज क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और कन्वेक्स लेंस में जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस पे मीट करती है, तो जो भी रे है वो सारी की सारी फोकस पे मीट करके हमें जो इमेज होगी वो एक इमेज कैसी देगी, वो एक पॉइंट साइज इमेज देगी। तो दोस्तों जो इसकी हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन प्लेस करते हैं वो कहां है, इसकी पोजीशन है इनफाइनाइट पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज में आ जाएगा इनफाइनाइट। दूसरा दोस्तों जो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज है, इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है एट फोकस, एट एफ लिख देंगे इसको। दोस्तों जो इसका साइज है, इमेज का साइज, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, जैसे ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे प्लेस है, तो जो लेकिन जो इसका इमेज का साइज है वो कैसा है, इमेज का साइज यहाँ पे पॉइंट साइज। और तो जो इसका नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दोस्तों केस नंबर सेकंड में हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो करेंगे बियॉन्ड 2f, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, क्योंकि दोस्तों इसमें इनमें दो दो फोकस है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा 2f1 के बियॉन्ड। तो दोस्तों हमें पता है कन्वेक्स लेंस में कोई भी पैरेलल रे जब कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो फोकस से पास होती है, और दोस्तों जो रे सेंटर से पास होगी वो सीधी निकल जाएगी। तो दोस्तों जो इसमें इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या आ जाएगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। और दोस्तों इसका साइज हम देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज का साइज है वो क्या हो रखा है, डिक्रीज हो रखा, तो इसको हम लिख देंगे डिक्रीज्ड या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। दोस्तों इसके नेचर के बारे में क्या कहेंगे, जो इसका नेचर है वो क्या है, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि राइट की तरफ है तो रियल है और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड है, तो नेचर ऑफ इमेज में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों केस नंबर थर्ड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 2f1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसके लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी एट 2f1। अब दोस्तों इसमें भी वही बात है, कोई भी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। इसी तरह से कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो कैसी जाएगी, वो स्ट्रेट ही निकल जाएगी दोस्तों। तो यहां से जो ये रे थी और जो ये रे थी या कहां मीट हो रही है, ये हो रही है यहां मीट, तो इसकी इमेज फॉर्म कहां हो रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है एट 2f2। तो दोस्तों जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां हो रही है, एट 2f2, तो पोजीशन ऑफ इमेज में आ जाएगा एट 2f2। और दोस्तों इसका हम साइज दे सकते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था 2f1 पे और इमेज फॉर्म हुई है 2f2 पे, तो जो इसका साइज है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिखेंगे सेम साइज। और दोस्तों नेचर में फिर वही बात, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि राइट की तरफ है। अब दोस्तों केस नंबर फोर्थ में हम जो ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बिटवीन f1 एंड
2f1। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो रे इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी, और जो रे दोस्तों सेंटर से पास होगी वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास आउट हो जाएगी। तो ये मीट हो रही है यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी दोस्तों, इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी बियॉन्ड 2f2। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, बियॉन्ड 2f2। 2f2 से भी आगे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या आ जाएगा, बियॉन्ड 2f2। जो इसका सेकंड फोकस है उसके बियॉन्ड इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। और दोस्तों हम देख सकते हैं जो इसका साइज है वो रहा है इनलार्ज, तो इसको हम साइज में लिख देंगे इनलार्ज, क्योंकि इसका साइज है इंक्रीज हो रहा। और नेचर ऑफ इमेज में रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों केस नंबर 5 में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखेंगे एट f1। तो दोस्तों पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एट f1। अब इसकी देखते हैं इमेज फॉर्म कहां होगी। तो जैसे कोई रे इसके पैरेलल आएगी तो वो होगी फोकस से पास, तो ये इसकी पैरेलल थी होगी फोकस से पास। अब जो हम सेकंड रे इसकी ड्रॉ करेंगे थ्रू सेंटर, तो हम इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि जो सेंटर से रे आई है और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी जो ये रे आई है, ये दोनों क्या दिख रही है, हमें पैरेलल रे दिख रही है। तो दोस्तों इसके लिए हम इमेज की पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या जाएगा, इनफाइनाइट। दोस्तों हम इसके साइज के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मीट होगी तो इसका जो रिलेटिव साइज होगा इमेज का वो कैसा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। और दोस्तों जिसका नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्ट तो है तो नीचे की तरफ है, और राइट हैंड साइड में तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इसका नेचर ऑफ इमेज। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका केस नंबर 6। तो दोस्तों केस नंबर 6 में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लेस करेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बिटवीन o एंड f1। अब दोस्तों देखते हैं इसकी इमेज फॉर्म कहां होगी। अब जैसे ही कोई रे इसके पैरेलल आएगी तो वो पास होगी फोकस से, और जो रे दोस्तों इसके सेंटर से पास हो रही है वो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो दोस्तों हमें अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो ये आगे जाके कहीं पे मीट नहीं होगी बल्कि ये वर्चुअली लेफ्ट साइड में मीट होगी। तो इसको हम लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज में क्या आ जाएगा, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। तो दोस्तों इसके साइज में क्या आ जाएगा, इनलार्ज। और दोस्तों इसका नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, लेकिन वहां जो इमेज हमारी कनकेव लेंस में बन रही थी वो इमेज लेंसेज में कन्वेक्स में बन रही है। उसी प्रकार से यहाँ जो इमेज हमारी कनकेव लेंस में बनेगी वहां वो इमेज कन्वेक्स मिरर में बन रही थी दोस्तों। तो दोस्तों कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसमें बस केवल दो ही पोजीशन है, एक तो हम इसको रख सकते हैं इनफाइनाइट पे और दूसरा हम रख सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। तो दोस्तों जो दोस्तों ये सेकंड वाली पोजीशन ऑब्जेक्ट की, इसको अगर हम यहाँ आगे पीछे भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इमेज बनेगी वो वहीं पे ही बनेगी। तो इसके लिए जो सेकंड पोजीशन है वो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो दोस्तों केस नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट से जो भी रे आएंगी
वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि अब की बार ये जो हमारा लेंस है ये कनकेव लेंस, और ये वर्चुअली कहाँ मीट होती दिखेंगी, ये लेफ्ट साइड में F1 पे ही मीट होती दिखेंगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, एट F1। इसका साइज हम देख पा रहे हैं, इसका साइज कैसा है, पॉइंट साइज या फाइनली डिमिनिश्ड। दोस्तों अगर इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसका नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन में अब हम पढ़ेंगे केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, उससे इसकी इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहीं पे भी करें, होना चाहिए बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। मींस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड एक नॉन डिस्टेंस पे हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि जो उसकी इमेज की पोजीशन होगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम ही रहेगी दोस्तों। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इसके लेफ्ट साइड में एक नॉन डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो ये जो लाइन इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वर्चुअली कहाँ मीट करेगी, वर्चुअली मीट करेगी ये फोकस पर, और जो रे ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब ये दोनों रे ये कहाँ मीट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जो इसकी पोजीशन हो जाएगी इमेज की वो कहाँ हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसमें कहाँ होगी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, इसकी इमेज हो रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इसका दोस्तों हम साइज देख सकते हैं, इसका साइज कैसा है, डिग्री जो रखे इसकी साइज, तो इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, साइज में आ जाएगा डिमिनिश्ड। और दोस्तों इसका नेचर देख सकते हैं, जो कि इस लेफ्ट की साइड है तो ये हो जाएगा वर्चुअल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में है तो हो जाएगा इरेक्ट, तो इसके नेचर ऑफ इमेज में आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंसेज। तो दोस्तों स्फेरिकल लेंसेज में भी साइन कन्वेंशन सेम ही रहेगी जैसा कि स्फेरिकल मिरर्स में थी, तो इसके लिए भी जो कन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन रहेगी वही साइन कन्वेंशन कनकेव लेंस में रहेगी। तो इसके लिए हम एक बार इसका कन्वेक्स लेंस वाला देख लेते हैं। जो भी लेंथ हमारी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की साइड होगी तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, और जो लेंथ हमारी ऑप्टिकल सेंटर के राइट में होगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो लेंथ हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको हम लेंगे नेगेटिव। सेम बात दोस्तों यहाँ रहेगी, जो ऊपर की साइड है वो होगी पॉजिटिव और जो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो रहेगी नेगेटिव। दोस्तों एक बात हमें ध्यान ये रखनी है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे स्फेरिकल लेंसेज में, उसको ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट की फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला इन स्फेरिकल लेंसेज। तो दोस्तों जो लेंस फार्मूला होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और जो लेंस का जो फोकल लेंथ है उन तीनों में आपस में रिलेशन देता है। तो उसमें लेंस फार्मूला में क्या हो जाएगा, जो 1/v है माइनस 1/u है वो किसके इक्वल होगा, 1/f के। तो दोस्तों यहाँ जो v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज,
डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो दोस्तों u है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों f क्या है? f है फोकल लेंथ। तो दोस्तों लेंस फार्मूला से हम इन तीन पैरामीटर को आपस में रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने मिरर्स में पढ़ा था, जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दोस्तों लेंस में भी सेम बात है, जो इमेज की हाइट और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं दोस्तों स्मॉल m से, और हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं h डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h से। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन के लिए हमारा ये बड़ा फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी? तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस है या लेंथ कह सकते हैं, और ये भी एक लेंथ है। तो ये आपस में जो ये लेंथ की यूनिट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये बन जाएगी यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी। दोस्तों मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं रिलेट? जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है? v by u मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। दोस्तों पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं हम, डिनोट करते हैं P से। तो ये हो जाएगा 1 by f। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो दोस्तों क्या आप इसकी यूनिट बता सकते हो? पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होगी? क्योंकि हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर। जैसे SI यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। जब रेसिप्रोकल से ऊपर आएगा तो इसका हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो दोस्तों जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट है वो क्या होगी? मीटर इनवर्स। दोस्तों जो यहाँ ये मीटर इनवर्स है इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। दोस्तों जो SI यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर, जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो दोस्तों ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन वन डायोप्टर। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं जो डायोप्टर होता है वो क्या होता है? 1/f। और इसकी वैल्यू वन डायोप्टर कब आ सकती है? जब हम फोकल लेंथ को 1 ले लें। तो दोस्तों वन डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 1 मीटर। दोस्तों कई बार एग्जाम में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से हमें ये बताना होता है कि जो ये लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो अगर किसी लेंस की पावर हमें पॉजिटिव है तो दिस मींस ये लेंस कौन सा है? ये लेंस होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। और अगर किसी लेंस की पावर हमारी नेगेटिव है तो उस केस में जो हमारा लेंस होगा वो होगा कनकेव लेंस।